देखिए आज पूरे लेक्चर में यही आपको पढ़ाने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। कल बहुत थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको इसका डिस्कस कर दिया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उस पर टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगी। देखिए कल आपको पढ़ाया था, मैंने जो स्टार्टिंग किया टॉपिक पढ़ाना, मैंने बताया जो आरईएस थ्योरी है उसे मैंने कोलिजन के नाम से आपको पढ़ाया था। और कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन को हम लोग बोलते हैं संघट्टवाद। संघट्टवाद क्या हम लोगों को बताता है? संघट्टवाद या कोलिजन थ्योरी हम लोगों को बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस टाइप से कंप्लीट होता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के पूरा होने का प्रोसेस क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, ये संघट्टवाद में हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। और संघट्टवाद को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी हम लोग बोलते हैं। अब संघट्टवाद होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो देखिए भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास है। और ये मॉलिक्यूल किसके हैं? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट को हम लोग? अवकारक। जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अवकारक कहते हैं। अवकारक को हम लोग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। तो कुछ केमिकल सबस्टेंस है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ अणु हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया जो अणु केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इन्हें पार्टिसिपेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इन्हें आपस में कोलिजन करना पड़ेगा। और जब ये अणु आपस में कोलिजन करेंगे, आपस में कोलिजन करने से मेरा मीन्स क्या है? जब ये टकराएंगे आपस में, तो आपस में टकराने के बाद क्या होगा? आपस में टकराने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा, क्या जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? लेकिन कल हमने बताया था आपको, जो भी मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में कोलिजन करते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि कोलिजन करने वाले सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको बताया दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन में होते हैं? एक तो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्टिव कैटेगरी के होते हैं, और एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो नॉन एक्टिव कैटेगरी के होते हैं। अब सवाल क्या है हमारा? सवाल है कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी औसत से ज्यादा होती है, एवरेज से ज्यादा होती है, वो सारे मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में आते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल में आते हैं। और जिनके पास एनर्जी क्या होती है? एवरेज से एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज होती है। तो किसी कैटेगरी में आते हैं? नॉन एक्टिव। तो सर ने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन, तो आपको बताएंगे सर 2 टाइप मॉलिक्यूल्स को हम लोग पढ़ के आए हैं। एक तो एक्टिव टाइप के हम लोगों ने पढ़े थे और एक नॉन एक्टिव टाइप के हम लोगों ने पढ़े थे। सर ने पूछा भाई एक्टिव टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है जिनकी एनर्जी सामान्य से थोड़ा ज्यादा होती है, जिनकी एनर्जी सामान्य से थोड़ा ज्यादा होती है उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं, और जिनकी एनर्जी समान होती है उन्हें निष्क्रिय अणु कहते हैं। देखिए, जो सक्रिय अणु होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा जो होती है ना, उस ज्यादा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ज्यादा एनर्जी को मैंने बताया था कल आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मीन्स क्या है? दहली ऊर्जा। मैंने कल आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था इसके लिए, मैंने कहा भाई ये दहली ऊर्जा है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास दहली ऊर्जा है तो वह क्या करेगा? वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिनके पास दहली ऊर्जा नहीं है वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और जैसे इस केमिकल रिएक्शन में आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स एवरेज एनर्जी वाले थे, जो मॉलिक्यूल्स
एवरेज एनर्जी वाले थे तो क्या होने लगेंगे भाई, उनकी जो एनर्जी है क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी ना। और एक स्थिति कैसी आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ये मॉलिक्यूल नॉन एक्टिव से कैसे हो जाएंगे। इसका मीन्स क्या हो गया भाई, इसका मीन्स ये हो गया कि इनकी जो एनर्जी है किसके बराबर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। और ये भी किस में चेंज होने लगेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होने लगेंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो इससे रेट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति हमसे इस बात को ब्रीफली पूछता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर इम्पैक्ट क्या होती है, तो आपको बताना है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो अणु भाग ले रहे होते हैं, उन अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाती है। जैसे ही मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होती है वो बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा भाई, जिससे रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिएक्शन रेट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन में नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, जो एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन में नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कर देती है, एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज कर देती है, ऐसी ऊर्जा जो निष्क्रिय अणु क्या कर देती है, सक्रिय कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। हिंदी में बताया था मैंने, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और जब भी हम लोग कभी से पढ़ा करेंगे आज के बाद, तो एक्टिवेशन को हम लोग ईए से पढ़ा करेंगे। किससे पढ़ा करेंगे, ईए से हम लोग पढ़ा करेंगे। तो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, इन सब बातों को अगर हम लोग एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग सबको पढ़ सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया आपको। दैनिक ऊर्जा किसके बराबर होती है भाई, मॉलिक्यूल की समान ऊर्जा प्लस उसको जो एक्टिव करने में ऊर्जा लगती है वो, उन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाता है, दैनिक ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो ये हम लोग को याद रखना है फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और हम लोगों से पूछा जाता है कि भाई क्या रिलेशनशिप है सब एनर्जी में, तो आपको बताना है अगर दैनिक ऊर्जा हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा, समान ऊर्जा के लिए और सक्रिय ऊर्जा को हम लोगों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर समान ऊर्जा, भाई जो समान ऊर्जा कौन सी थी, अणु के पास जो ऊर्जा थी वो क्या थी, समान ऊर्जा थी। समान ऊर्जा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज एनर्जी भी कह सकते हैं। एवरेज एनर्जी में क्या करेंगे, एवरेज में जब क्या करते हैं, एक्टिवेशन को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेशन को जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है वो, थ्रेशोल्ड बन जाता है। और जैसे ही थ्रेशोल्ड बनता है तो मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो आर्किमिडीज ने बताया कि भाई अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास है और उस केमिकल रिएक्शन में आप पता करना चाहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे कोई रिएक्शन आपके पास है और उस रिएक्शन में हम लोग क्या पता करना चाहते हैं, उस रिएक्शन में हम लोग पता करना चाहते हैं कि हम लोग एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन दिया है इसमें, उसने बताया K इक्वल टू AE माइनस E अपॉन RT। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में आया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का सूत्र लिखिएगा तो एक नंबर में करने को आता है हमारे एग्जाम में। तो K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू होता है AE माइनस E अपॉन RT। अब सारी चीजें क्या क्या है इसके अंदर, ये जो K लिखा हुआ है ना भाई, रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट। भाई जो E लिखा हुआ है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। भाई जो R लिखा हुआ है ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो नियत होती है।
कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। और यहां पर टेम्परेचर भी ध्यान रखेंगे, आप कॉन्स्टेंट ही रखेंगे 298 केल्विन। 298 केल्विन। अगर नहीं दिया है तो, और दिया है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। आर्हेनियस फैक्टर हम लोग बोलते हैं। इसकी वैल्यू सर आपको ऐसे बताने वाले हैं, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी। ई क्या होता है? ई मैथमेटिकल टर्म है और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हम लोग। जब भी कभी लॉग को हटाते हैं ना, तो लॉग को हटाने के बाद किसी वैल्यू को जो पावर में करना होता है तो क्या लगा देते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं। तो क्या इक्वेशन, आरएस इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल टू AE माइनस E अपॉन RT। के क्या है इसके अंदर? रेट कांस्टेंट। वेरी गुड। ये क्या है? R क्या है? C क्या है भाई? और ये क्या है? आरएस फैक्टर। ई कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हैं इसके लिए। याद रहेगा आपको? पहचान लेंगे। अब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे सर ने बोला कि भाई हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब किसी भी केमिकल प्रोसेस में आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना होगा, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी क्वेश्चन से हम लोग फाइंड करना सिखाएंगे आपके लिए। कैसे कर सकते हैं देखो हम लोग इसके लिए। थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनेंगे, थोड़ी कठिन बात आएंगे मैं। K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आगे से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली इक्वेशन आया कहां से है? देखिए जो इक्वेशन होता है, अगर आप इसे लॉग फॉर्म में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? लॉग फॉर्म में। लॉग पढ़ा है ना? 10th में लॉग पढ़ा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा पढ़ा होगा। जनरल बात करता हूँ आपसे। जैसे ये क्या है, आप इसको लिखेंगे लॉग ई के। ई क्या होता है? बेस वैल्यू होता है लॉग में। क्या होता है? बेस वैल्यू। लॉग ई के इक्वल टू लॉग ई ए के लिए। अब ये पावर जब हटेगी तो एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा अपना अपना से, और ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन RT। एक्चुअल में सही इक्वेशन ये है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लॉग को हम हटाते हैं ना, तो इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। इसका मॉडिफिकेशन ये नहीं है, इसका मॉडिफिकेशन ये है। ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा है ना, हमने कहां से लिखा है? इससे लिखा है, ये आता था। क्या कर सकते हैं? के को लिखेंगे लॉग के, लॉग ई के। इसे लिखेंगे आप लोग लॉग ई ए के लिए। एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो माइनस की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ई अपॉन RT। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटे कि लॉग ई के इक्वल टू माइनस ई अपॉन RT प्लस लॉग ई ए। ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने यार, समझ गए होंगे आप सब लोग तो इतनी बात तो मैं तो जानते हैं। सबको समझ में आगे नहीं? पक्का? आगे बढ़े? देखो इसे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड कर लेते हैं भाई, और इसे थर्ड कर लेते हैं ना। सबसे बड़ा जो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, जो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको इसे दो तापों पर लगाना है। और ताप पर क्या डिपेंड करता है? हमारा जो वेगलेतांक होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे, किसी रासायनिक क्रिया में चेंज करेंगे, तो ताप को चेंज करने के बाद क्या होता है? जो हमारा वेगलेतांक होता है वो बदल जाता है। सर ने बोला कि आपको दो अलग तापों पर लगाना है, तो दो अलग तापों पर कैसे लगाएंगे? पहले ताप पर क्या होगा? पहले टेम्परेचर पर हो जाएगा लॉग ई K1 वेगलेतांक। जैसे आपने कहा 310 पर करा रहा है रिएक्शन,
फिर आपने बोला 330 पे करा रहे हैं, तो पहला वाला क्या हुआ 310, फिर 330 हो जाएगा, तो माइनस EA अपॉन RT1 टेम्परेचर प्लस log EA, ये इक्वेशन 4 हो गया भाई। दूसरे टेम्परेचर में क्या हो जाएगा log EK2 इक्वल टू माइनस E अपॉन RT2 प्लस E, समझिए आप। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 5 हमारे पास आया है ना, इस इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसमें भाई, हम लिख पाएंगे log E K1 K2 माइनस log E K1, सही, इसमें से घटा रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT2 प्लस log E A हो जाएगा, दिख रहा है आपका ना, क्या हो जाएगा आगे, माइनस EA अपॉन RT1 प्लस सॉरी माइनस log EA, सही है, समझ में आ गया आपको सबको। इस वाली वैल्यू में से तो इसको माइनस कर दिया हमने, ठीक है, और इस वाली वैल्यू में से माइनस EA अपॉन RT2 प्लस log EA में से क्या माइनस किया है, EA RT1 प्लस log EA, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाली वैल्यू अब कैसी है, कैंसिल लग जाएंगे, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, देखो इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका EA R, इसमें कॉमन है ना, ये क्या हो जाएगा 1/T2 और ER इसमें कॉमन है, देखो ध्यान से 1/T1 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, जब कभी log A माइनस log B होता है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग log A अपॉन B, A अपॉन B लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, वेरी गुड, ये वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का बेटे log E K2 अपॉन K1, log E K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अब जब आप इसका एलसीएम करेंगे 1/T2 और T1 का, तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे R T1 T2 हो जाएगा नीचे, यस क्या हो, समझ गया आपको, पक्का। क्या करेंगे, देखो हम लोग अगर इस बेस सी को हम लोग रिमूव करते हैं ना, तो सिंपल मैथ है भाई, बेस सी को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, बेस सी को रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था आपको, क्या कर देंगे हम लोग, log E हटा देंगे हम K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA K2 माइनस T1 अपॉन 2.303 RT1 T2 तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, और इस फॉर्मूला को हम लोग कहीं भूलने वाले नहीं है, क्योंकि बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है, और आपके बोर्ड एग्जाम में से न्यूमेरिकल जरूर करने को आएगा, आपसे पूछा जाएगा, सेक्टर ऊर्जा ज्ञात करने को आपको बोली जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें 2 टेम्परेचर आपको दिए जाएंगे T1 और T2, और 2 रेट कांस्टेंट सर आपको देंगे K1 K2, उसका क्या पूछेंगे सर आपसे, EA पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे, EA पूछेंगे, और जब भी ये सवाल हमारे एग्जाम में आएगा तो इस बात का ध्यान रखने वाले हैं विशेष रूप से कि इसे सबसे बाद में करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है, कम से कम आपके 15 से लेकर 10 मिनट एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं बीच में से जुम्मे पड़ जाते हैं और आपसे नहीं हुआ तो हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन भी छूट जाए, तो पहले हम लोग इसे ही कर लेते हैं
और जब इसे करेंगे तो क्या करेंगे, तो वैल्यू आपको दी जाएगी, उन्हें तो पुट कर ही देंगे आप लोग। K1 K2 मिलेगा क्वेश्चन में आपको, T1 T2 मिलेगा, लगा के छोड़ देंगे तो केवल आधा नंबर ही कटेगा आपका, क्योंकि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं इसका, तो हाफ मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि आप इसे करते ही रहें, जो सम आगे सम में तो करके छोड़ूंगा, तो ऐसा ना हो कि इसे ये भी करें और ये भी होना, पूरा पेपर भी ना हो, तो छोड़ देना। इसे छोड़ने के बाद जब लास्ट में टाइम रह जाए वैल्यू लगा देना पहले, वो तो बाद में भी लगानी पड़ेंगे, छोड़ देना, बाद में से आराम से करना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम बताओ किसी को, तो इसमें सबको समझ में आ गया ना? बोलो किसी को समस्या हो तो बता दो, दोबारा बता दो एक बार। देखो ये वाले हम कैसे ऑर्डर करेंगे, प्लस माइनस की वैल्यू बढ़ जाएंगे ना। अब क्या बचा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास दो चीज बची हुई है, एक तो ही बचा है 1/T2 और क्या बचा है 1/T1 है। इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, T1 T2 ऊपर क्या पहुंच जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा एलसीएम लेके, समझिए ना इतना। ये क्या चीज है, देखो ये टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि log A माइनस log B, सब लोग समझ लीजिएगा, अभी आगे भी आएगा ये, log A माइनस log B लिखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए log A अपॉन B लिख देते हैं, log A अपॉन, तो ये log A1 मान लो से और log B मान लो, इसके लिए क्या कर लिया हमने, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन, तो हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2, ये कॉमन आया था, ये अपॉन R दोनों में था ये, और ये 2.303 क्यों लगाया है, और कहीं पर log E होता है ना, और log के E को आप रिमूव करना चाहते हैं, और रिमूव करना नहीं चाहते, करना पड़ेगा आपको, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2.303 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। समझिए आप लोग, क्या रिमूव करेंगे, बेस ई, ये बेस होता है लॉग का, बेस ई को रिमूव करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ये रूल है इसमें। समझ में आ गया आपको? ये दो फॉर्मूला हमने आपको समझा दिए भाई, कौन कौन से दो फॉर्मूला होंगे हमारे पास में, ये वाला ना माइनस की, अभी अभी तो होगा, सही है, सही है, प्लस आएगा, हो गया ना। देखो आप ध्यान से आगे बढ़ो, एक तो हो गया K इक्वल टू ए अपॉन आर टी, ये तो कैसे लिखा है आप लोगों ने, इसके लिए आपने लिखा है इसके लिए log K इक्वल टू log E A माइनस E अपॉन आर, तो ये आप इसे लिख सकते हैं log इक्वल टू log E K इक्वल टू माइनस E A अपॉन आर टी प्लस log E A। क्या है ये क्या चीज है, देखिए पूरा पड़ेगा ऐसे, और दो चीजें आपके पास है, पहला क्या है आपके पास, पहला आपके पास है ये वाला टर्म, देखो इसे हम लोग मान लेते हैं m, दूसरा टर्म क्या है इसमें 1/T है, इसे मान लेते हैं x, प्लस इसे क्या मान लेते हैं c, और इसे क्या मान लेते हैं y। क्या हो गया टर्म पूरा, एक क्वेश्चन है कैसा, स्ट्रेट लाइन जैसा, पढ़ते थे आप लोग नहीं, चलो बहुत बार आपको पढ़ाया होगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक सीधी रेखा का समीकरण है ये, y इक्वल टू mx प्लस सी, हमको पढ़ाया जाता था, याद है आपको,
y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये। इस वाले टर्म को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। देखो e अपॉन r को मान लिया है, m मान लिया है, और t बराबर t को मान लिया है, x मान लिया है, और इसे क्या मान लिया हमने, log e को c मान लिया है। अगर सीधी रेखा का, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, अगर ये सीधी रेखा का समीकरण हमारे पास है, और ये सीधी रेखा का समीकरण हमारे पास है, और हम ग्राफ खींचे, किस पे कर्व खींचे हम लोग, हम कर्व खींचेंगे log e के वेग नियतांक में, और किसमें खींचेंगे 1/t में, 1/t में अगर हम लोग कर्व खींचेंगे तो हमें सीधी रेखा आनी चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे आनी चाहिए, देखो आप लोग ऐसे करवाना चाहिए हम लोग के लिए। देखो इस टाइप से, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी है ऐसे। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले एक्सिस पर लेंगे log e के, और इस पर लेंगे हम लोग 1/t, और जब इसमें हम लोग कर्व खींचेंगे ना, कर्व खींचने पर क्या होगा, ऐसी लाइन आपको मिलेगी बिल्कुल ऐसे। log k हो गया, log k के बाद 1/t हो गया। अब दो चीज बची आपके पास, क्या क्या बचा, माइनस e अपॉन r बचा रहे, और log e बचा आपके लिए। ये क्या मालूम है कि कर्व और इसका जो बेस है ना, इसके बीच की दूरी को हम शो करते हैं log e से। कभी इसका यूज नहीं करना पड़ेगा आपको, और आप याद रखिए मरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना आपको एक बात, ये तो सीधे रेखा है, अगर ये कर्व थोड़ा बहुत मुड़ता है ना इस टाइप से, जैसे ऐसे हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है। अगर ये कर्व क्या हुआ है, ऊपर की तरफ मुड़ा है ऐसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है, बढ़ी है। तो किसी भी कर्व के ढाल को, किसी भी कर्व के ढाल को अगर आप शो करेंगे तो SLOPE स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R। बेसिक हटाएंगे ना, क्या आता है इसमें 2.303 आया था। तो ये वाला कर्व आपको ध्यान रखना भाई, बहुत क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में से आए हुए हैं। ये कर्व लगा आता है, ये जो है कर्व लगाएगा, और सर आपसे पूछेंगे इस कर्व की सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए आप, इस कर्व की सहायता से एक्टिवेशन। दोबारा बताएं, दोबारा बताने के बाद देखो ये हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके लिए। अभी क्या पढ़ाया हमने, एक्टिवेशन का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया एक्टिवेशन का फॉर्मूला, K इक्वल टू AE माइनस E अपॉन RT हमने पढ़ाया। आपने क्या काम किया, आपने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके बताया हमें, हमने आपने कहा सर लॉग में चेंज कर लो, तो हमने कहा log E के इक्वल टू log EA माइनस EA अपॉन RT। सही है, अरे वो मान को नहीं चला यार, मैं सोचा आते लिख दिया मैंने। बेस को रिमूव करेंगे ना, तो हो जाएगा log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि log k इक्वल टू log माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। ये था, ये तो क्या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो इक्वेशन आया था इसे कंपेरिजन किया था, किससे कंपेरिजन किया था, सीधी रेखा के समीकरण से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेरिजन किया था। और जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो क्या बताया, मैंने कहा ये y हो जाएगा टर्म, ये वाला जो टर्म है यहां से यहां तक, ये वाला ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा 1/t, और प्लस क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
mx प्लस सी हो जाएगा। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग log k, तो दो चीजें चेंज तो हो रही हैं, एक तो log k बदलेगा, k के मान बदलेंगे तापमान के साथ, और एक क्या बदलेगा टेम्परेचर, तो 1/T अगर इन दोनों में कर्व खींचेंगे हम लोग तो ये कर्व कैसा आना चाहिए, सीधी रेखा माना चाहिए। किस माना चाहिए? अब दो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं सर, बाकी वैल्यू कहाँ चले जाएंगे, चलो log k बदला कर्व खींचेंगे और 1/T में खींचेंगे तो ये वाला वैल्यू तो बचा EA अपॉन माइनस EA अपॉन 2.303 R भी तो बचा, और एक क्या बचा log A बचा। तो ये कैसे कर्व में नोट होंगे समझ लीजिएगा आप लोग। देखो ऐसे नोट होंगे कर्व में बेटा, ये ऐसे नोट होंगे। इस वाले एक्सिस पर आ जाएगा, इस वाले पर log A, ठीक है, इस पर आ जाएगा 1/P। और जब ये ग्राफ खींचेंगे हम लोग इसमें दोनों में, एक ऐसी रेखा हम लोगों को मिलती है स्ट्रेट लाइन, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो होती है ना वो log A होगा। इंटरसेप्ट कहते हैं अंतःखंड, उसके लिए हम लोग उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या मालूम है, जब इस कर्व में कोई ऐसा होगा ना, जैसे कर्व में इनसाइड आ जाता है स्लोप, अंदर मुड़ जाता है, या फिर आउटसाइड आ जाता है, तो इसको शो करने के लिए SLOP, स्लोप मीन्स होता है ढलान या ढाल, ये होता है माइनस EA अपॉन 2.303 R। पक्का पेपर माना, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। आर्मी से क्वेश्चन में स्लोप होता है, ढाल होता है, तो आपको टिक करना है माइनस EA अपॉन 2.303 R होता है। अब क्या करेंगे सर, आपसे आपको क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, ये वाला फिगर बना होगा पूरा, उसमें लिखा होगा निम्नलिखित फिगर की सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी निकालिएगा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? सर केवल एक चीज आपको बताएंगे, जो स्लोप होगा ना, इसकी वैल्यू सर आपको देंगे, स्लोप की वैल्यू। सर ने कहा ये स्लोप आपके पास है वो -5410 है। क्या लिखेंगे हम लोग? स्लोप इक्वल टू लिखेंगे माइनस EA अपॉन R 2.303। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है? 5410 हमारे पास है, इक्वल टू माइनस EA निकालना है हम लोगों के लिए। R कितना होता है? 8.314 होता है। इसको लगा देंगे तो वैल्यू पता पड़ जाएगी। ये तो फ्री का क्वेश्चन ही समझिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर भी लिखा होगा साथ में। क्यों? तो अब क्या करते हैं बच्चे, से कर्व आ गया, कर्व छोड़ दिया उन्होंने, एक कर्व बना हुआ है, एक बार कर्व बनाएगा उनको जोगा तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे, और लिखा होगा निम्नलिखित कर्व की सहायता से इस रासायनिक क्रिया के लिए एक्टिवेशन निकालो कितना है। क्या करना है हम लोगों के लिए? केवल एक चीज देंगे सर आपको एग्जाम में, ढाल का मान देंगे, ढाल का मान देंगे आपके लिए। स्लोप की वैल्यू क्या है? तो जैसे भी लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें कितना दिया गया है? उसमें दिया गया था स्लोप का वैल्यू -5440। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा -5440 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या हो जाएगा? ये निकल आएगा, क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा। समझ में आ गया था? पक्का? तो बड़ा आसान है। तो इसमें कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी चीज के लिए। तो मैंने क्या पढ़ा दिया आपके लिए? अभी मैंने आपको एक्टिवेशन के बारे में सारा पढ़ा दिया है। कल मैं आपसे यही बात कर रहा था कि एक्टिवेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट में आपको और लेक्चर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सब कन्फर्म है? तो सवाल पूछ सकता हूँ आप लोगों से फिर? क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? मुझे एक स्टूडेंट खड़े होकर बताइए, कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताएगा?
अगर हम लोगों के लिए खड़े हो अगर हम लोगों के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। कौन सा इक्वेशन आगे से दिया है एक्टिवेशन के लिए, जिससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं? K इक्वल टू AE अपॉन R2, ये दिया ना। अगर हमें दो ताप और दो वेग नियतांक के बीच अगर एक्टिवेशन निकालना हो तो कौन सा इक्वेशन पढ़ेंगे फिर हम लोग? दो टेम्परेचर हमारे पास है, दो हेड कांस्टेंट हमारे पास है, तो अभी डेरिवेट किया था हम लोगों ने ना। कौन सा पढ़ेंगे बताइए, कौन सा पढ़ेंगे, कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड। लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू TA T2 माइनस K1 अपॉन 2.303 R2 1/3। अगर हम लोग log K और 1/P में कर्व करते हैं, कैसे करवाते हैं? स्ट्रेट लाइन आती है। कैसे आती है? उस स्ट्रेट लाइन कर्व में स्लोप की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन 2.303 R होती है। बात समझ में आ गई थी सारी सब लोगों के लिए? ठीक है भाई, इससे बंद करो।